Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today I discuss on the topic Russia and Ukraine crisis. हम देखते हैं who is the responsible for war, who is the responsible. रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है हमारी नाटो क्योंकि पुतिन पुतिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन रसिया का स्टैंड क्या है? रसिया अपनी डिफेंस कर रहा है यहाँ पर। रसिया को एक तरह से देखा है तो रसिया को अपनी डिफेंस करता है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को एनालाइज करूंगा। हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि रसिया अपनी डिफेंस कैसे कर रहा है। इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल रसिया नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी नहीं बोल सकते कि इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो ज़ेलेंस्की है, यूक्रेन है। हाँ, यूक्रेन का युद्ध ज़रूर हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर डायरेक्टली हमें दिखाई देता है कि यूक्रेन का युद्ध हुआ है और आज से युद्ध नहीं हुआ है। आफ्टर 1991 रसिया के खिलाफ किसी न किसी का युद्ध हो रहा है। ठीक उसी टाइप से जैसे चाइना युद्ध करता है इंडिया के पड़ोसी देशों को। कभी श्रीलंका को युद्ध करता है हम्बनटोटा के नाम पर, कभी मालदीव को युद्ध करता है। तो हम भी उसी टाइप से देख रहे हैं। यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है नाटो। और नाटो ने यूज़ किया यूक्रेन, ज़ेलेंस्की का। यूज़ पहले से भी करता आया है यूक्रेन का। बट इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ज़ेलेंस्की का कोई रिलेशन रहा नहीं है। 2008 में इन्होंने अपनी पार्टी बना के इलेक्शन के थ्रू एंट्री लिए पॉलिटिक्स में। तो ये पॉलिटिक्स नहीं समझ पाए और नाटो ने इनकी पीठ पे हाथ रख दिया। जो हमारे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उनको बोल दिया कि बेटा तू शेर है, उकसा दिया, तू शेर है, कर सकता है। अभी इस चीज़ को भूल गए कि पीछे हाथ है भी या नहीं है। जब तक करने की तैयारी कर जब तक ये करने की तैयारी करते, पीछे से हाथ हट चुका था। ये समझ नहीं पाए इस चीज़ को। तो हम इस चीज़ को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, कि हू इज़ द रिस्पॉन्सिबल? रसिया के चारों तरफ एक डेंजर ज़ोन क्रिएट करना, ये नाटो का प्लान था। नाटो इस प्लान को धीरे-धीरे, टाइम टू टाइम यूज़ कर रहा है। तो हम इसके लिए देखते हैं नाटो वर्सेस रसिया, इनकी सिचुएशन देखते हैं। तो जो 1991 था, 1991 का जो क्राइसिस था, उसके बाद में हमें ये सारी चीज़ दिखाई देती है। हम मान सकते हैं उससे पहले जो क्राइसिस था इन वाक़ई में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, जो हमारा नाटो था, नाटो का क्रिएशन क्यों हुआ? तो नाटो का क्रिएशन हमें दिखाई देता है एज़ ए वाशिंगटन ट्रीटी। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो हमारी है, ये हमें दिखाई देती है 4 अप्रैल 1949। और इसका मोटो था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद में जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर जो उभरेगा या उभर रहा है, जो भी है, उस चीज़ को रोकना। तो मतलब इन्होंने पहले से ही एक प्लान करके रखा था नाटो ने, हमें रोकना है, हमें ये एक्टिविटी क्रिएट करनी है। अब उसके वर्सेस में हमें क्या करना पड़ा? जो रसिया को भी एक पैक्ट साइन करना पड़ा, दैट इज़ ए वार्सो पैक्ट। ये हमारा 1995, 1955 ये हमारा दिखाई देता है। लेकिन ये पैक्ट तो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है 1991 में। जब 1991 में ये पैक्ट खत्म हो गया, यूएसएसआर जिस कंट्री के अगेंस्ट क्रिएट किया गया था नाटो, वो कंट्री खुद खत्म हो गया, यूएसएसआर फिनिश, डिसॉल्यूशन हो गया, 15 पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन फिर भी नाटो का एक्जिस्टेंस क्यों रहता है? तो इसके पीछे हम रीज़न देखने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा रसिया जो कंट्री है, रसिया एज़ ए कंट्री हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर कंप्लीट हमें रसिया दिखाई देता है। दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ रसिया। तो ये हमारे कंप्लीट कंट्री यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो कंट्री थे, ये सब किसके पार्ट थे? ये हमें इसके पार्ट दिखाई देते हैं, रसिया के। तो रसिया के जब ये पार्ट थे, रसिया से ये पार्ट अलग हो गए, तो जो बाउंड्री लाइन थी, बाउंड्री लाइन हमारी ये थी। तो ये बीच में क्या थे? ये सब बफर स्टेट थे, एज़ ए बफर स्टेट वर्क था इनका। तो जब नाटो का जो क्रिएशन था, नाटो का क्रिएशन क्यों हुआ था? दैट इज़ अगेंस्ट रसिया और यूएसएसआर। यही हमारा मेन मोटो था यहाँ पर इनका। नाटो के क्रिएशन को देखते हैं यहाँ से। नाटो को हमें क्रिएशन दिखाई देगा।
तो रीजन हम जान चुके रीजन क्या है। तो ये ना जो हमारा नाटो का ऑफिशियल पेज है, कि डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर नाटो हमें दिखाई देता है कि सोवियत अग्रेशन अगेंस्ट द सोवियत अग्रेशन, इसका जो मेन मोटो हमें दिखाई देगा दैट इज सोवियत अग्रेशन। तो अगर सोवियत अग्रेशन के खिलाफ बना था, ठीक है, मान सकते हैं इस चीज़ को कि हमारा सोवियत अग्रेशन रहा होगा उसके खिलाफ नाटो का जो भी इन्होंने बनाया। तो जो 4 अप्रैल 1949 को ये जो साइन हुई थी, इसका जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 क्या कहता है? एक आर्म अटैक अगेंस्ट वन और मोर देम। तो क्या है, सब लोग एक साथ लड़ेंगे, जितने भी लोग हैं सब लोग एक साथ ये इस चीज़ को लड़ेंगे, तो सोवियत अग्रेशन के खिलाफ है। इसमें बोला जाता है मैसिव रिटेलिएशन इफ सोवियत यूनियन अटैक, नाटो वुड रिस्पॉन्ड विद न्यूक्लियर वेपन। यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन की बात इसकी तरफ से नहीं आई कि अगर सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेगा, सोवियत यूनियन अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेगा, तब हम न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने सिंपल इस चीज़ को बोला कि अगर सोवियत यूनियन का कोई भी अटैक होता है, तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। और ये नाटो क्या थी? ये वही लोग थे जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये वही थे। तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि नाटो का क्रिएशन हमें दिखाई दिया अगेंस्ट यूएसएसआर, लेकिन 1991 में क्या हुआ? यूएसएसआर खत्म हो गया। लेकिन जब यूएसएसआर खत्म हो गया, उसके बाद भी इसकी कंटिन्यूटी बनी रही। मतलब नाटो कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द न्यू मेंबर्स एंड बिल्ड द न्यू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसके लिए बनाई गई? जो रीजन था सोवियत यूनियन का वो खत्म हो चुका है। सोवियत यूनियन 15 टुकड़ों में बढ़ चुका है। तो अब जो था 2004 में हम ये कंट्री स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह को ऐड कराया। नाटो को मेंबर बनाया जाता है। क्रोएशिया, अल्बानिया, ये अलग-अलग टाइम में अलग-अलग कंट्री को हमारे क्या है यहाँ पर मेंबर बनाया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि डिसॉल्यूशन जब हमारा यहाँ पर होता है 1991 में, तो इस्टोनिया को मेंबर बनाया, लातविया को मेंबर बनाया, लिथुआनिया को, पोलैंड को, चेक रिपब्लिक, स्लोवानिया, हंगरी, स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब कंट्रीज़ को धीरे-धीरे क्या था, नाटो ने अपना एक्सपेंशन इस साइड करता गया, वेस्टर्न साइड। अब वेस्टर्न साइड करता रह गया, तो वेस्टर्न साइड क्या था? रसिया। अब रसिया को खतरा दिखाई नहीं देगा। अगर इंडिया का मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, यहाँ पर इंडिया का एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर चाइना यहाँ से आता है और यहाँ पर श्रीलंका में अपना मिलिट्री एक्सपेंशन या मिलिट्री बेस क्रिएट करने की कोशिश करता है श्रीलंका के साथ या मालदीव के साथ, किसी अदर कंट्री के साथ, जो हमारा एज़ ए फ्रेंडली कंट्री हो सकता है, उसके साथ क्या यूज़ करता है? डिफेंस ट्रीटी साइन करता है। तो क्या थी नाटो भी एक तरह से, नाटो की मेंबरशिप में अगर किसी को आप इन्वॉल्व करा रहे हो, आप उसे अपना पार्टनरशिप बना रहे हो, तो दैट इज़ ए डिफेंस ट्रीटी। तो अगर आप जैसे इंडिया को इंडिया को जो कंसर्न दिखाई देंगे, वही कंसर्न क्या है? रसिया को भी दिखाई देंगे। तो क्या इंडिया इस चीज़ को फेस करेगा कि कोई चाइना ऐसे कंट्री यहाँ पर आए और हमारे किसी पड़ोसी देश के पास अपनी मिसाइलें तैनात कर दे? अपने जो वेपन्स वो अलग फिट कर दे? पॉसिबल है? अम्मन टोटा का हम एग्ज़ाम्पल लिए। अम्मन टोटा में कभी भी हमें पता चलता है कि कोई भी सबमरीन चाइनीज़ सबमरीन में आके रुकी है या ट्राई कर रही है, तो क्या होता है? तो हाइलाइट न्यूज़ बन जाती है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न है। जो सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर दिखाई देता है इंडिया का, तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे रसिया की है। जब आपने इसको खत्म कर दिया, यूएसएसआर को खत्म कर दिया, तो नाटो खत्म हो जाना चाहिए था। अब नाटो का यूटिलाइज़ेशन क्या रहा यहाँ पर? लेकिन उसके बाद भी नाटो धीरे-धीरे अपने आप को एक्सपेंशन दिखा रहा है नाटो यहाँ पर। तो नाटो का जो एक्सपेंशन है, एस्टोनिया तक जाता है जो यूएसएसआर का पार्ट था पहले, लताविया तक, लिथुआनिया तक, पोलैंड तक। ये सारे कंट्री में धीरे-धीरे क्या होता है, ये एक्सपेंड करता है अपने आप को। जैसे हम देखते हैं ये मालदोबा ऑलरेडी पार्ट ऑफ यूएसएसआर, यूक्रेन ऑलरेडी पार्ट ऑफ यूएसएसआर, बेलारूस ऑलरेडी पार्ट ऑफ यूएसएसआर रह चुका है ये सब। जो कंट्री यूएसएसआर के पार्ट रह चुकी, तो रसिया का तो सिर्फ इतना ही बोलना था ना कि यूएसएसआर भी खत्म हो चुका है। 1991 में क्या हुआ? 99 में जब 15 टुकड़ों में यूएसएसआर को डिवाइड कर दिया। यूएसएसआर डिवाइड इन 15 कंट्री। तो 15 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, तो मिखाइल गोर्बाचोव का जो कंसर्न था क्या था नाटो के साथ? यही तो कंसर्न था कि नाटो ने, सीआईए ने जो भी किया, ठीक है।
बंद टुकड़ों में बँट गया, लेकिन अब ये चीज़ खत्म हो जानी चाहिए थी, नहीं। अब नाटो यहाँ पर अपना एक्सपेंशन कर रहा है, तो क्या रसिया को ये हक नहीं है अपने बचाव करने का? और ये जो यूक्रेन है, ये इसमें मोहरा बन बैठा। तो हम किसकी मिस्टेक बोल सकते हैं? अगर यही चीज़ हमारे जो टाइम पीरियड रहा होता, आज के टाइम जैसे रिसेंट में बात करता हूँ यहाँ पर, बाइडेन जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, यूएसए प्रेसिडेंट हमारे बाइडेन, ये यहाँ पर इन्होंने सत्ता सँभाली है। अगर ट्रम्प होता, तो क्या इस क्राइसिस को रोक सकता था? क्योंकि ट्रम्प का जो पूरा कंसर्न था, वो चाइना की तरफ था। ट्रम्प का कंसर्न ज़्यादा इस साइड रहा ही नहीं, क्योंकि ट्रम्प को ये चीज़ पता है कि नाटो क्या था, नाटो एक तरह से पूरी पूरी तरह से नाटो के में यूएसए इन्वेस्ट कर रहा है। कंट्री का जो रीजन है अलग है। और दूसरी चीज़ ये है, हमें यहाँ पर दूसरी चीज़ दिखाई देती है कि एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी आप एक्सपेंशन कर रहे हो, तो रीजन नहीं बनता। तो बाइडेन को बोला जा सकता है इनकम्पिटेंट प्रेसिडेंट। और ये चीज़ ये चीज़ बोली है अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन। इस आदमी को रखो, इस आदमी के ऊपर कोई अटैक मत करो। ये आदमी एक दिन प्रेसिडेंट बनेगा और यूएसए को क्राइसिस में फँसाएगा ही। वही इसने तालिबान के साथ किया और यही हमें दिखाई देता है यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन का यूज़ तो हुआ यहाँ पर। तो यूक्रेन के यूज़ होने के पीछे इसका रीज़न था। जिस टाइप से चाइना या किसी अदर कंट्री के फ्रेंडली रिलेशन के साथ हमें खतरा दिखाई देता है, इसी टाइप से दिखाई दिया। इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया। रीज़न क्या था? हमारी सिक्योरिटी कंसर्न। क्योंकि दूसरा कंट्री यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम अपने सिक्योरिटी कंसर्न, अपनी फ्यूचर सेफ्टी के लिए ये हमने स्टेप लिया। तो इसी रीजन की वजह से हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि जो मालडोबा है, मालदोबा का ये पार्ट हमें दिखाई देता है। यहाँ पर अब भी क्या है, करंट टाइम में भी बात कर सकते हैं कि छोटी-सी एक स्टेप आती है, उसको कब्ज़ा करके रखा है ये रशियन आर्मी ने। आफ्टर 1991, तो ये हमारे सिक्योरिटी कंसर्न की वजह है ये, यहाँ पर जो दिखाई देती हैं। तो हर कंट्री को अपने सिक्योरिटी कंसर्न पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और अगली चीज़, जो रशियन है, रशियन जो एंटिटी निकली है, वो कहाँ से निकली है? अगर हम रशियन सिविलाइजेशन की बात करें, रसिया के जो ग्रोथ की बात करें, रसिया स्टार्ट होता है 1000 एडी के आसपास से, रसिया का जो हमें एक्सपेंस दिखाई देता है, वो यही तो जड़ है हमारी। तो रसिया एक्सपेंड यहाँ से होते, रसिया का जन्म ही यहाँ से हुआ है, रशियन आइडेंटिटी का ही जन्म यहाँ से होता है इस एरिया से। थोड़ा-सा यूक्रेन का पार्ट आता है, थोड़ा-सा ये पार्ट आता है, इस साइड ही हमारा ये दिखाई देता है। तो जहाँ से उसका ओरिजिन रहा है, जो यूक्रेन कभी इससे अलग रहा, पूरी तरह से अलग नहीं रहा कभी, तो आप उस कंट्री को एज़ ए मोहरा यूज़ कर रहे हो, वो भी उसी के खिलाफ। तो एक ही परिवार के एक मेंबर को आप दूसरे परिवार के मेंबर के साथ यूज़ कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो यहाँ पर। बस सीधा-सीधा यही रीज़न दिखाई देता है हमें। तो ये चीज़ जो बेस्ट है, जो हमारा ये नाटो है, नाटो इस चीज़ को पहले भी यूज़ किया है। 1991 के बाद में ही इसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और रसिया ने टाइम रहते हुए उस चीज़ को डिफेंड किया। जॉर्जिया का केस हम देखते हैं, जॉर्जिया का केस। जॉर्जिया में क्या हुआ था? जॉर्जिया का केस भी हमारा यही आता है, ये हमारा जॉर्जिया है कंप्लीट। जो फॉर्मर मेंबर था यूएसएसआर का, 1991 से पहले क्या था, ये यूएसएसआर का ही मेंबर था। 89 से 91 तक चला था इसका प्रोसीजर प्रोसीजर डिसइंटीग्रेटेशन का। जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया में सेम टू इश्यू था। जॉर्जिया को ही बलि का बकरा बनाने का सोचा गया, नाटो की तरफ से। तो जब नाटो का यूज़ नहीं है, उसके बाद में भी नाटो इस चीज़ को कर रहा है, इसका मतलब ये है सीधे-सीधे टारगेट कर रहा है ना ये तो। तो जो कोल्ड वॉर वाली जो मेंटालिटी थी, वो यूएसए या उसके एलाई कंट्रीज़ नाटो ने कभी छोड़ी ही नहीं। वो हमेशा उस चीज़ को रसिया के पीछे लगे रहे। तो जॉर्जिया का जैसे हम देखते हैं, तो जॉर्जिया का क्या इश्यू था? जो प्रेसिडेंट साकाशविली थे, उनका क्या था? जॉर्जिया को नाटो मेंबर बनाना। उन्होंने इस चीज़ की कोशिश की नाटो मेंबर बनाएँगे इस चीज़ को।
अनाउंस किया इन्होंने नाटो मेंबर बनाने के लिए, बट क्या हुआ? रसिया को यहाँ पर आना पड़ा इस चीज़ के लिए। उससे पहले ही इसने उससे पहले ही हम दिखाई देते हैं कि इस्टोनिया, लातविया वगैरह को मेंबर बनाया जा चुका था और नंबर था जॉर्जिया का। तो उस चीज़ से बचाने के लिए इन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया। रसिया ने इसके ऊपर अटैक किया। मोर देन 1 वीक ये वॉर चला था। तो 2 रीजन आते हैं इसके हमारे, अब्काज़िया और साउथ ईस्ट ओस्टिया, दोनों के ऊपर कैप्चर किया। तो रसिया ने इस चीज़ को कैप्चर किया, रसिया ने इसके ऊपर अटैक किया, कैप्चर किया और जब इसका एरिया कैप्चर हो गया, तब कोई नहीं है, ठंडे हो गए आराम से। फिर जितना वो था जुनून एक नाटो मेंबर बनने का, सब खत्म हो गया। जो आज इसके साथ दिखाई देता है यूक्रेन के साथ, सेम टू सेम केस था। तो यहाँ पर क्या थे? हक्सबली थे, आज के टाइम में ज़ेलेंस्की है। सिर्फ चेहरे बदले हैं, मोटो वही है, मेंबर वही है, प्लेयर वही है, सिर्फ नाटो वर्सेस रसिया। यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ एक मोहरा। और उसी चीज़ को जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम मेदवेदेव, क्योंकि रशियन जो प्रेसिडेंट थे ये उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, 2008। रसिया की पार्लियामेंट ने उसे डिप्लोमेट रिकॉग्निशन दे दिया, दोनों जो को हमारे अब्काज़िया और साउथ ओस्टिया को, ये दोनों इसके पार्ट बन गए। लेकिन क्लेम जॉर्जिया का आज भी रहा है यहाँ पर। क्लेम से क्या होता है? क्लेम खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? तो जॉर्जिया की जो पब्लिक थी, जॉर्जिया की पब्लिक भी इस चीज़ को समझती थी, ये जो रीजन है सही है या गलत है? तो यही जो प्रेसिडेंट हैं, साकाशविली, इन्हीं के खिलाफ 2000 एप्रोक्सीमेट 2009 में मास डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और यहाँ तक कि जो इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ। एप्रोक्सीमेट ये 2013 तक रहे थे। 2012 या 13 के आसपास जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे, वहाँ तक ये प्रेसिडेंट रहे थे, उसके बाद में अपना देश छोड़ के भागना पड़ा इन्हें। क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल थे कि रसिया ने जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया। रसिया की जॉर्जिया से कोई वैसी दुश्मनी तो थी नहीं, उसी का पार्ट था। तो जाओ उसी के पार्ट हो, उसी के खिलाफ साजिश कर रहे हो, दूसरे कंट्री के बॉर्डर पे आप नाटो को लाके खड़ा कर रहे हो, जिसका मोटो ही ये चीज़ है। इस चीज़ को हम देखेंगे, इस चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को 2013 के बाद में भागना पड़ा, इलेक्शन में हार गए, उसके बाद में भागना पड़ा देश छोड़ के। और उसके टाइम पीरियड में भी इनके एसेसिनेशन की कोशिश की गई थी। प्लान था मतलब, पूरी तरह से कोशिश तो नहीं हुई थी, पूरा प्लान था जो। तो इंडिया के ऊपर अगर कोई इंडिया के पड़ोस में आके जैसे नेपाल के पास, चाइना नेपाल के साथ एग्रीमेंट करता है, इंडिया को कंसर्न होते हैं, क्योंकि वो एज़ ए बफर स्टेट चाहता है कोई भी कंट्री अपने बराबर में। तो उसके लिए जो हमारा मोटो हो, मोटो क्या होना चाहिए? एक किसी कंट्री के मैटर में आप इन्वॉल्व होगे तो क्या होगा? या दूसरे के जैसे ये मोहरे बनते हैं, आज उसका एग्ज़ाम्पल ज़ेलेंस्की हो सकते हैं, हो सकता है ज़ेलेंस्की बहुत बहादुर हों, रेस्पेक्टेबल पर्सन हो सकते हैं, जो भी है चीज़ हमारी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? उनको यूज़ किया गया बाय नाटो। यही चीज़ आगे भी चलती है, नाटो यहाँ तक नहीं रुका, नाटो का जो कोशिश थी लगातार हमारी चलती रही, क्रीमियन, तो इस चीज़ ने क्रीमियन क्राइसिस में, क्योंकि ये जो हमारा इसका पोर्ट था, सेवास्टोपोल, जो सेवास्टोपोल पोर्ट था, ये सिर्फ़ अकेला नेवल बेस आता है रसिया का। ईस्टर्न साइड का सिर्फ़ इकलौता नेवल बेस है जो मतलब 12 मंथ वर्क में रहता है। बाकी तो क्या होता है, बर्फ़ आइस की वज़ह से सब जम जाता है। पूरा जम जाता है, यही रहता है बस। ये जो पोर्ट था ये आफ्टर 1991 इसी का पार्ट रहा है, रसिया का। 1991 में ये यूक्रेन का पार्ट ज़रूर बन गया था, लेकिन रसिया नेवल बेस यहाँ पर फिर भी था। इनके बीच में बाद में भी एग्रीमेंट वग़ैरह साइन हुए थे, जैसे 2010 में भी एग्रीमेंट हुआ था कि 2017 से जो होगा, वो अगले 25 ईयर के लिए लीज़ पे दोबारा फिर चले उसी के पास रहेगा यूएस के पास। तो थोड़ा-सा इसमें पोर्शन यूएसए यूक्रेन यूज़ करता था और थोड़ा-सा रसिया यूज़ करता था। अलग-अलग नेवल बेस थे इनके, तो फिर इन्हें करना पड़ा। जब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट चेंज हुए,
प्रेसिडेंट चेंज होने के बाद में यहाँ पर इस चीज़ को दिखाई दिया कि फ्यूचर में यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो इस वजह से ऑप्शन क्या बचा इनके पास? ऑप्शन नहीं था इनके पास। तो इस वजह से इस चीज़ को हमें कैप्चर करना पड़ा। जो हमारे एक प्रेसिडेंट आते थे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे हमारे, विक्टर यानुकोविच। तो विक्टर यानुकोविच को तो हटा दिया था यहाँ से। हटाने के बाद में क्या हुआ? रसिया चले गए वो, जो भी उनकी कहानी में आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो रीजन था इस चीज़ का कि इस चीज़ को अलग कर दिया। रसिया ने इस चीज़ को अलग कर दिया इस पूरे पार्ट को। लेकिन ये भी कोई फुल फ्लेज वार नहीं था। एक सीक्रेट ऑप्शन चला के इस चीज़ को हटा दिया, अलग कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसका पूरा क्राइसिस चला है, तो उस क्राइसिस में हम देखते हैं कि जो पार्ट रहा है, तो यूक्रेन जो पार्ट रहा है, जिस यूक्रेन की बात करते हैं, ये जो कंप्लीट हमारा यूक्रेन दिखाई देता है, कि यूक्रेन हमेशा से यूएसएसआर या रसिया के इन्फ्लुएंस में रहा है। एक्चुअल में एक तरह से मान सकते हैं कि रसिया की जो प्रिंसिपैलिटी वो इसका ओरिजिन ही यहाँ से हुआ है। ये जो रिवर है एक रिवर है, यहाँ पर एक रिवर निकलती है, डैनपर रिवर नाम है इसका। तो यहीं से रशियन सिविलाइजेशन निकलती है। रशियन यूक्रेन सिविलाइजेशन धीरे-धीरे इनमें थोड़े बहुत चेंजिंग आने स्टार्ट हो गए। उसके बाद में यूएसएसआर बनता है, फिर यूक्रेन एसएसआर बनता है, 99 में ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन ब्रेकअप होने के बाद में अलग-अलग टाइप के बफर स्टेट हो सकते थे। नाटो ने उस चीज़ को एक्सपेंशन करता गया, अलग-अलग कंट्री को अपने साथ रखता गया, तो टारगेट वही रहा उसका, नाटो का। 2005 में हमें दिखाई देता है ऑरेंज रिवॉल्यूशन। ऑरेंज रिवॉल्यूशन, यहाँ पर भी यही हुआ था। यहाँ पर भी इस रिवॉल्यूशन को क्यों प्रोटेस्ट कराया गया? ताकि यूक्रेन यूक्रेन हमारे वर्सेस रसिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, अब प्रेसिडेंट ने रसिया के फेवर में कुछ किया होगा। सीआईए ने यूक्रेन की जो जो भी जनता थी, जो भी पॉपुलेशन थी उसका यूज़ करके यहाँ पे विद्रोह करा दिया, जिसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से बोला गया है। उसका नुकसान किसे हुआ? यूक्रेन को। इसके बाद में अगला हमारा यूरो मैदान प्रोटेस्ट आता है, इसमें भी यही हुआ। जो 2013 में जो प्रेसिडेंट थे हमारे विक्टर यानुकोविच, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो रसिया के सपोर्ट में थे, या रसिया के साथ भी संबंध चाहते थे और यूए के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अपना रिलेशन मेंटेन करना चाहते थे। यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि करते तो रसिया नाराज़ हो जाता। तो यूक्रेन तो एक तरह से बफर, लेकिन क्या हुआ? बफर स्टेट बनने की जगह ये बन गया मोहरा। तो इसके अंदर भी हमारा दिखाई देता है, सीआईए, नाटो वगैरह ने यूज़ करके यूरो मैदान प्रोटेस्ट कराया। अब यूरो मैदान प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए। उसके बाद में जो विक्टर यानुकोविच थे, उन्हें भागना पड़ा यहाँ से। भाग के रसिया गए। रसिया में वो सेटल हुए, रसिया में रहना स्टार्ट किया उन्होंने। तो यहाँ से क्या है, प्रेसिडेंट का ही तो चलता रहा है। और 2014 से आज तक एंटी यूरो मैदान प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, कि जो मैदान के प्रोटेस्टर थे, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। इसे करने वाले थे हमारे ये जो यूक्रेन है, वेस्ट यूक्रेन, ईस्ट यूक्रेन। ये रशियन प्रो है, ये वेस्ट प्रो है। तो इसने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो यूरो मैदान प्रोटेस्ट है वो तो आज तक करंट तक चलता आया है। अभी रसिया ने जो 2 इलाके हैं, उनको इंडिपेंडेंस एज़ ए रिपब्लिक माना है। जब तो वो क्राइसिस चल ही रहा था, क्राइसिस के रीजन की वजह से ही वो चीज़ अलग हुई थी। 2018 में ये आ जाते हैं हमारे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। अब ये क्या है, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा नहीं है। ये हाँ, ब्रेव हैं, बहादुर हैं ये। एक तरह से रेस्पेक्टेबल पर्सन है वहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम इस चीज़ को ये नाटो की जो स्ट्रैटेजी उसे नहीं समझ पाए। नाटो का प्लान नहीं समझ पाए। और नाटो का प्लान नहीं समझ पाए तो बस एक तरह से मोहरा बन गए, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था इनका। ये भी चीज़ हमारी रीजन आती है।
ये बस सीधे टक्कर की बात में रह गई है कि अगर वेस्ट ने खासकर नाटो ने अगर कुछ बोल दिया तो नाटो हमारा साथ देगा। उसी चक्कर में नाटो से टीटी करने को तैयार कि नाटो के हम जो एज़ ए नाटो स्टेट बना बना देते हैं यूक्रेन को। लेकिन उसके जो कंसर्न थे, उसके कंसर्न किसके खिलाफ थे? रसिया के खिलाफ थे। अब रसिया क्या करेगा यहाँ पर? उसने वही जो जॉर्जिया में किया था। जॉर्जिया में तो यही किया था। उस टाइम पुतिन प्रेसिडेंट नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। पुतिन 2008 का यही क्राइसिस रसिया ने फेस किया था। आज फिर इसी टाइम लेकिन उस टाइम क्या था पुतिन बच्चा था, मतलब पुतिन बच्चा नहीं मतलब कि बोल सकते हैं पुतिन उस टाइम एक्सपीरियंस कम हो सकता है लेकिन आज सारी चीज़ों को पुतिन को देख चुका है ऑलरेडी। प्रेसिडेंट पुतिन हैं, वो सारे एक्सपीरियंस गैदर किए हुए हैं। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, कंसर्न क्या होगा? अब नाटो क्या है, नाटो तो हर कंट्री को इस टाइप से यूज़ करता जाएगा। लेकिन ये समझना होगा कि नाटो की कैपेबिलिटी क्या है? नाटो सीधे-सीधे फुल फ्लेज वार नहीं नहीं लड़ सकता रसिया के साथ। क्योंकि नाटो के अंदर जितने मेंबर हैं मैक्सिमम की डिपेंडेंसी है रसिया के ऊपर। एनर्जी, गैस, अब उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते। अब क्या करेंगे? जा सकते हैं नाटो की हेल्प से उसके खिलाफ लड़ सकते हैं लेकिन वो उस चीज़ को मतलब एक तरह से झेल नहीं पाएँगे। एक रसिया के साथ लंबी लड़ाई को नहीं झेल पाएँगे वो। अगली चीज़ हम अब देखते हैं इनका ऑप्शन क्या बचता है? इनका ऑप्शन ये बचा है ट्रीटी, जो भी पॉसिबल हो, फ्यूचर है वो, ट्रीटी होगी ना होगी वो हम नहीं जानते। तो इसको हमने एनालाइज़ किया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमें डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबल दिखाई देते हैं कि नाटो तो किसी न किसी को यूज़ करता ही आ रहा है। लेकिन जो यूक्रेनियन पॉपुलेशन है, यूक्रेनियन सिटिज़न है, उन्हें फँसाया किसने? इनकी वजह से यूक्रेन पॉपुलेशन फँसी ना, क्योंकि नाटो तो किसी न किसी का यूज़ करता आ रहा है और ये अपना-अपना डिफेंड करता आ रहा है स्टार्टिंग से। तो जैसे हमारा प्लान होता है कि इंडिया इंडिया चाहता है कि इंडिया के किसी भी आस-पास के कंट्री के पास कोई उसका एनिमी कंट्री चाइना, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ना हो। इसी टाइप से हमारा जो रसिया है वो चाहता है। तो रसिया का जो यहाँ पर व्यू है वो एकदम सही दिखाई देता है। रसिया का व्यू गलत नहीं है यहाँ पर। रसिया सिर्फ़ यही कर रहा है, रसिया अपने देश की फ्यूचर सिक्योरिटी की तैयारी फ्यूचर डिफेंस को प्रिपेयर कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।